नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेस में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। और YouTube पे यह एक मात्र चैनल है जिसमें प्रैक्टिस सेट का 100% फुल सॉल्यूशन किया जाता है, तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। यहाँ गणितीय रूप से सही बनाने के लिए दो चिन्हों को बदलना है। कौन सा परस्पर बदलेंगे? तो आइए यहाँ पर जो है भागा और माइनस को अगर हम बदल देते हैं तब क्या हमारा इक्वेशन बन के आएगा? 24 गुना 108 भागा 36 माइनस 6 प्लस 18 बराबर कितना आना चाहिए? 84 आना चाहिए। अगर ये इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, बाकी बोर्ड मास से है, आप इसे हल कर लीजिएगा। आंसर यही आएगा, आंसर हो जाएगा बी। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये देखना। 18 से 20 है, यहाँ पर क्या किया गया है? अगर 18 गुना 1 करते हैं 18 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। उसके बाद 20 के बाद क्या होगा? इसे भी करते हैं 20 गुना अगर 2 करते हैं प्लस 2 करते हैं तो यहाँ पर क्या 42 आना चाहिए। लेकिन अभी है कि नहीं, सही आ रहा है कि नहीं, फिर से चेक करते हैं। 42 128 अगर 42 गुना 3 अब प्लस 2 करेंगे, एक एक बढ़ा के यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा 128 आ रहा है। 128 के 4 से गुना करेंगे प्लस 2 करेंगे तो ये आ रहा है 514, यानी हमारा जो सीरीज है वो सही बैठ रहा है। तो आंसर कौन सा होगा? 20 गुना 2 प्लस 2 यानी 42। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। काफ़ी सिंपल होता है लेकिन थोड़ा सा उलझन रहता है। तो आइए, एक पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ a@b का अर्थ ए बी की बहन, इस तरह का दिया हुआ। अब प्रश्न यहाँ पूछा गया है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो प्रश्न से चलते हैं। ए एंड सी में रिलेशन कर रहा है, यानी ए जो है वो क्या है? सी के क्या है? सी के एंड वाला क्या होगा? भाई का, सी का भाई है। ए जो है वो सी का ये भाई हो जाएगा। सिंपल से चलिए सी हो जाएगा। उसके बाद है सी और ई में प्लस का चिन्ह है, यानी सी जो होगा वो ई के पिता होगा। सी जो होगा वो ई का क्या होगा? पिता होगा, ये पिता होगा। उसके बाद कह रहा है कि ई और जी में इस तरह का रिलेशन है यहाँ वाला, तो यानी जो ई है वो जी की माता है। ई जो है वो जी की क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि जी #आई, हैशटैग में पत्नी की बात की गई है, पति पत्नी के, तो यानी जो आई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो जी के पति पत्नी में ये रिलेशन है, आई हो गया। ये होगा पति पत्नी, ये क्या है? माता का। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आई एंड के में क्या रिलेशन है? तो भाई का है। आई एंड के, तो आई और के में क्या रिलेशन है? भाई का। इन दोनों में क्या है? भाई का। और के और एम में क्या है? प्लस का। तो जो के है वो एम के पिता है। के जो है वो किसका है? तो यहाँ पर एम लिखते हैं, एम के ये पिता हो जाएंगे। उसके बाद m@o है, जहाँ पर बहन की बात कही गई, यानी m जो है वो बहन है किसकी? ओ का। अब इतना तो हमारे पास रिलेशन आ गया है। इससे हमें निकालना क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो m के की पुत्री है, m जो है वो के की पुत्री है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि ओ के की पुत्री है, ओ के की पुत्री है, यहाँ पर कहीं पर रिलेशन आ रहा है तो ये हो जाएगा नहीं, ओ के की पुत्री है, ये नहीं होगा। उसके बाद है के ओ के पिता है, के ओ के पिता है, बिल्कुल सही है। के जो है वो ओ के पिता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है सी जी की नाना है, सी जी की नाना है, ये भी सही है। तो हमारे पास आंसर कौन हो गया? बी। ओ को लिंग जेंडर स्पष्ट नहीं है, तो ओ के का पुत्र है या पुत्री हो सकता है, जबकि के ओ के पिता है यह स्पष्ट है। यहाँ पे जेंडर नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाथी, हर्ड, मछली, उसके बाद क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शोल। जिस प्रकार हाथी के समूह को हर्ड कहा जाता है, उसी प्रकार मछली के समूह को सोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है। अगला प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष का है। कथन क्या है? सभी जो पेंसिल है, यहाँ पर कह रहा है कि सभी जो पेंसिल है वो क्या है? इरेजर है। सभी जो पेंसिल है वो इरेजर है। यहाँ पर ये हो जाएगा इरेजर और ये हो जाएगा पेंसिल, और सभी पेन जो है वो इरेजर है, यानी पेन भी यहाँ पर अंदर में है जो कि एक इरेजर की बात कह रहा है। उसके बाद कह रहा है सभी इरेजर क्या है? स्केल है। सभी इरेजर जो है वो स्केल है, ये हो जाएगा स्केल। और ये रेड वाला कौन है? पेन हो जाएगा। तो हमारे पास
आइए निष्कर्ष में देखते हैं। सभी पेन स्केल है, बिल्कुल सही है। सभी इरेजर पेंसिल है, सभी इरेजर पेंसिल है, नहीं, गलत है। कुछ इरेजर पेन है, बिल्कुल हाँ। तो आंसर हमारे पास आ गया सी, केवल निष्कर्ष 1 और 3 जो है वो अनुसरण करते हैं। अगला है समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित 4 ओम, 8 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध 9 वोल्ट की एक बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा कितनी होगी? तो समानांतर क्रम में है तो 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ क्या होता है R3 होता है। यानी यहाँ पर जब इसे करेंगे तो RP बराबर हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा 24/13 आएगा, क्योंकि 4 ओम, 8 ओम और 6 ओम जो है वो समानांतर क्रम में है, पैरेलल संयोजन है। अब बैटरी से ली जाने वाली धारा बराबर I बराबर क्या होता है? तो I बराबर होता है V/R। R मतलब RP हो जाएगा। तो V कितना हमारे पास दिया हुआ है? तो V हमारे पास दिया हुआ है 9 वोल्ट। अब बटा इससे क्या करेंगे 24/13, यानी 9 गुना 13/24 यानी 117/24 बराबर 4.875 एम्पियर। आंसर हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा ए। अगला है निम्न में से किसके द्वारा विद्युत चुंबक का निर्माण होता है? किसके द्वारा विद्युत चुंबक का निर्माण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडलित कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर जो होता है विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। विद्युत चुंबक तार की एक कुंडली से बना होता है। यह सीधे चलने वाले तार की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में अधिक प्रभावी है। लोहे जैसी चुंबकीय सामग्री से बने एक शक्तिशाली कोर के चारों ओर एक तार को कसकर लपेटकर इस प्रभाव को मजबूत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में किस प्रकार की होगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चुंबक की उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। किधर से होगी? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। अगर मान लिया कि ये चुंबक है, ये एस पोल है और ये एन पोल है, तो यहाँ से जो निकल के है वो इधर की ओर जाएगा, एन से यानी उत्तरी ध्रुव से कहाँ जाएगा? दक्षिणी ध्रुव के। ये इधर से, अब देखें इसकी डायरेक्शन इस साइड से होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है m1 इंटू m2/r²। ये कह रहा है प्रश्न में, ये किसने कहा था, कौन सा नियम से? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। और ये कौन दिए थे? तो ये दिए थे न्यूटन से। यानी F बराबर हो जाएगा G m1 m2/r²। G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है एक कण की दूरी समय वक्र इस चित्र में दिखाया गया है। इसका अधिकतम तत्कालिक वेग वक्र के किस बिंदु के आसपास होगा? अधिकतम तत्कालिक वेग वक्र के किस बिंदु पर होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी, सी बिंदु पर होगा, क्योंकि सी बिंदु पर ग्राफ की ढाल जो है स्लोप अधिकतम है, अतः इस बिंदु पर वेग अधिकतम होगा। जिस बिंदु पर दूरी समय ग्राफ की ढाल अधिक होता है वहाँ पर वेग अधिक होता है। भी जो होगा अधिक होगा कहाँ? tan थीटा बराबर P/b हो जाएगा। तो हमारे पास ये भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी किसी निश्चित क्षण पर किसी कण की स्थिति सदिश में परिवर्तन की दर तात्क्षणिक वेग कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नांकित में किस पर निर्भर होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा पर। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा पर निर्भर होती है। लॉरेंज बल के अनुसार जो F होता है वो कितना होता है? QVB sin थीटा होता है, या F बराबर एक और फार्मूला होता है BIL sin थीटा होता है। अगला प्रश्न है एक तार का द्रव्यमान 0.035 होगा, 0.35 किलोग्राम तथा लंबाई 7 मीटर है। यदि तार में तनाव 60.5 न्यूटन हो तो तरंग का वेग क्या होगा? तो यहाँ पर जो कह रहा है कि L है वो 7 है, कैपिटल M द्रव्यमान कितना है 0.035 kg है, और T जो हमारे पास है ये 60.5 न्यूटन है। अब कह रहा है लंबाई जो होगा रस्सी के लिए द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई m स्मॉल m बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल M/L, यानी 0.035 अब बटा 7 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0.005 kg पर मीटर हो जाएगा।
तो तरंग का वेग v बराबर होता है √t/m होता है। तो t कितना है 60.5 बटा m कितना 0.005 आया है। सोल्व कीजिएगा 110 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तत्व x के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का चयन करें जिससे यह संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 17वां समूह, आंसर डी हो जाएगा। तत्व x के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह से यह संबंधित है। हाइड्रोजन 17वें समूह का तत्व है। अगला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है उसका मान निकालना है बोर्ड मास से। इसे हल कर दीजिएगा। इसे एक सिंपल स्टेप में यहाँ लिख देते हैं। 75 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 भागा 10 प्लस 36 भागा 24 गुना 2 18 माइनस 10 का के क्रिया यहाँ पे कर दिए हैं। बाकी बोर्ड मास से आप इसे हल कर लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ए होगा 94। कोई चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है। चोर भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 11 किलोमीटर पर घंटा और 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ते हैं। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो समान दिशा में है। सापेक्ष चाल बराबर कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा 12 माइनस 11 बराबर 1 किलोमीटर बराबर। अब 1 घंटा में 1 किलोमीटर तो 60 मिनट में 1000 मीटर तो 6 मिनट में कितना चलेगा। अगर हम बात करते हैं 6 मिनट में तो चलेगा 100 मीटर, क्योंकि 60 मिनट में 1000 मीटर चला। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 150 माइनस 100 बराबर 50 मीटर। आंसर यही आ जाएगा ऑप्शन ए 50 मीटर। अगला है 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समवर्त ज्ञात करें। अगर भिन्न का लघुत्तम समवर्त निकालते हैं तो क्या करते हैं, अंश का क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं और हर का क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। आइए यहाँ पर निकाल देते हैं। 2, 4 और 6 के एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 5, 15, 25 का एचसीएफ 5 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 12/5 बी हो जाएगा। एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 3/4 भाग 25% लाभ पर और शेष को 19% लाभ पर बेच दिया। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ का प्रतिशत क्या है। तो कुल क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 1 रुपया। तो कुल लाभ बराबर क्या हो जाएगा, कुल लाभ बराबर हो जाएगा 3/4 गुना 25/100 और प्लस 1/4 गुना 19/100 हो जाएगा। यानी और सोल्व करेंगे तो 3/16 प्लस 19/400 75 प्लस 19/400 ये हो जाएगा कितना 75 प्लस 94/400 यानी 47/200। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 47/200 गुना 100। किस पे निकालना है 1 पे। तो हमारे पास आ जाएगा 47/2 बराबर 23.5%। आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 24,000 की धनराशि के लिए त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 16% वार्षिक ब्याज दर पर 9 माह में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। दशमलव के 2 स्थान तक सही करना। त्रैमासिक क्या है, त्रैमासिक दर बराबर कितना हो जाएगा, त्रैमासिक दर बराबर 16/4 कर देंगे तो हो जाएगा 4%। समय हमारे पास क्या है 9 माह यानी 3 त्रैमास हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा P × 100 प्लस R/100 के पावर के T। मान रख दीजिए P कितना दिया हुआ है 24,000 दिया हुआ है गुना 100 प्लस 4/100 के पावर 3 कर दीजिएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा किस तरह 24,000 ये हो गया और गुना 104/100 को 26/25 लिख सकते हैं। 26/25 को कितने बार लिखना है 3 बार लिखना है क्योंकि पावर में 3 है। तो जब इसे सोल्व कीजिएगा आंसर हो जाएगा 26,996.74। आंसर कौन सा डी हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न सा देश 32वां सदस्य के रूप में नाटो संगठन में शामिल हुआ और इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्वीडन। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ। अप्रैल 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना था। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो संगठन का स्थापना हुआ था जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का पूर्ण रूप होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में किया गया है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता मेट्रो के तहत हुगली नदी के नीचे पहला अंडर वाटर मेट्रो बनाया गया है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है और देश की पहली वाटर मेट्रो का शुभारंभ कोच्चि में किया गया है। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में हेल्थ को इस तरह लिखा जाता है, चार्ज को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हॉर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं किस तरह हेल्थ को HEALTH है। यहाँ से हो जाएगा, एक क्या है लिखा गया CGJJVN है। यहाँ देखते हैं कि H से हमारे पास J गया, H से J गया है +2 है, E से कितना गया है G गया है +2 है और S से C गया है, ये सब जो है +2 गया है। L से N गया है, H से J गया है, T से V गया है, इसमें भी +2 है, यानी सभी में जो है +2 की क्रिया हुआ है, लेकिन तिरछे तिरछे हुआ है और बीच वाला को सामने से हुआ है। उसी तरह अगर हम करते हैं HOURSE को, H से यहाँ लिखेंगे +2 तो क्या हो जाएगा J हो जाएगा, और U को यहाँ लिखेंगे +2 तो ये कौन सा हो जाएगा W हो जाएगा, और O से +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। हमारे पास 3 तो आ गए और 3 यहाँ से आ जाएगा RAC से, R से +2 करेंगे तो T होगा, S से +2 करेंगे तो U होगा और E से +2 करेंगे तो G होगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा A। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसका सही जवाब हो जाएगा B। फिगर वाला प्रश्न काफ़ी आसान होता है, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। उस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो वो आएगा फोकस, उसके बाद कौन सा आएगा फ्लो आएगा, उसके बाद आएगा फॉन्ड आएगा, इसके बाद फाउंड आएगा और सबसे लास्ट में आएगा फाउंटेन। आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा ए हो जाएगा। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। अगर ये विद्यार्थी कलाकार एथलीट है तो कितने व्यक्ति जो विद्यार्थी हैं लेकिन न तो कलाकार है और ना ही एथलीट है, कलाकार भी नहीं है एथलीट भी नहीं है, तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 60, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रीति दक्षिण की ओर चलती है, प्रीति जो है वो दक्षिण की ओर चलती है, कुछ दूरी तय करने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है। दक्षिण की ओर चलती है, कुछ दूरी पर तय करने के बाद वो बाईं ओर मुड़ती है, अब फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पूरब दिशा की ओर जा रही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl, जो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, धात्विक लक्षण गुण का सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, यानी बाएं से दाएं जाने पर जो होता है वो धात्विक जो लक्षण होता है वो क्या होता है? धात्विक गुण जो होता है वो क्या होता है? घटता है। और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण होता है वो धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटता है। इसके अनुसार आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी। आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुणों की प्रवृत्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो धात्विक गुण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा? वो डी सही हो जाएगा। मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में पृथक क्यों रखा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक रखा जाता है। रक्त का कार्य है कि रक्त शरीर के तापक्रम को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है। ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। अब भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्व जैसे ग्लूकोज की कोशिकाओं तक पहुँचाता है। रक्त हार्मोन्स को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुँचाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते या होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलोसोम।
एलोसोम लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। एलोसोम 6 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें जीन होते हैं और किसी जीव के लिंग और लिंग से जुड़े वंशानुक्रम का निर्धारण करता है। मानव जीनोम में एक जोड़ी एलोसोम होते हैं। मादा एलोसोम जो होते हैं समजात होते हैं, जबकि नर एलोसोम गैर समजात होते हैं। ऑटोसोम वो गुणसूत्र है जो किसी जीवन के दैहिक एवं शारीरिक विशेषताओं को निर्धारित करता है। मानव जीनोम में 22 जोड़े जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं। और एक प्रमुख है कि एक ही जीन द्वारा कई लक्षणों की अभिव्यक्ति को आनुवंशिकी में प्लियोट्रोपिक जीन होती है, ये जरूरी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑटोसोम कितने होते हैं? तो 22 जोड़ी होते हैं और एलोसोम जो होते हैं 1 जोड़ी होते हैं। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग भोजन में निम्न शामिल होता है: कार्बोहाइड्रेट 55 से 60, प्रोटीन 25 से 30%, वसा 15 से 20%। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ एनाबॉलिक हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। अगला है पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पेशियों को होने वाले ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी। अगला है गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भावस्था से बचने के लिए। आजकल बाजार में गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध है जिनके सेवन से गर्भाधारण की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। गर्भ निरोधक गोलियां समान रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बने होते हैं। अगला है एक धात्विक घनाभ की विमाएँ 100 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो आइए देखते हैं। घन के भुजा बराबर होता है √3 में LBH होता है, यानी 100 गुना 40 गुना 16 के पावर 1/3। इसे और सिंपल वे में करते हैं तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 4 गुना 4 गुना 4 लिख सकते हैं कि पावर 1/3। अब एक एक निकाल लीजिए, 10 गुना 4 यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो घन के पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुना 40 के स्क्वायर, यानी 9600 कितना हो जाएगा? 9600 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 समांतर रेखाएं खाली स्थान। आंसर हो जाएगा बी, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं होती है। अगर 2 समानांतर रेखा है वो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं होगा, जैसे ट्रेन की 2 पटरी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो दिया हुआ है L गुना B दिया हुआ है 66, B गुना H दिया हुआ है 108, H गुना L दिया हुआ है कितना? 198। L इंटू बी इंटू बी इंटू एच इंटू एल बराबर हो जाएगा कितना? 66 गुना 108 गुना 198 हो जाएगा, यानी LBH के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 66 गुना 108 गुना 198। LBH बराबर होगा √66 गुना 108 गुना 198। जब इसे सिंपल में तोड़िएगा इस तरह, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। आप इसे गुणनखंड में तोड़िए ताकि इसे आसान होगा अंडर करने में। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11 हो जाएगा कितना? 1188 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? LBH बराबर। और यही हो जाएगा घनाभ का आयतन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10x बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है कितना? 2, b बराबर दिया हुआ -10 और c बराबर है 4। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा -10 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 4 बराबर हो जाएगा 100 माइनस 32 बराबर 68, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। तो कौन सा हो जाएगा? डी वास्तविक और भिन्न मूल होगा। अगला है सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिनों में, अरुण और राहुल मिलकर 48 दिनों में, राहुल और सुमन 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग
कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों का अगर हम तीनों का निकाल लेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। सुमन अरुण जो है वो कितने दिन में, 96 दिन में कर रहा था, ये 48 दिन में, और ये 80 दिन में कर रहा था राहुल प्लस अरुण, अरुण प्लस राहुल 48 दिन में। अगर सबकी क्षमता देखा जाए तो इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा कितना, 6। अब तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 गुना कितना, राहुल प्लस सुमन प्लस अरुण बराबर हो जाएगा कितना, 5 प्लस 10 प्लस 6, इसकी क्षमता यानी टोटल कितना हो गया, 21। तो राहुल प्लस सुमन प्लस अरुण की क्षमता कितना हो जाएगा, 21/2 यानी 10.5 हो जाएगा, क्योंकि ये दुगना है तब 21 है, अगर सिंगल होगा तो 10.5 हो जाएगा। अब मिल के अगर कार्य करेगा तो कितना हो जाएगा, 480 पूरा कार्य है, उसमें 10.5 से भागा दे देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 46 दिन, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की खाली के दरबार में रहते थे, किसके दरबार में, आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र बुद्ध के जीवन की एक महाकाव्य है। अगला है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है। अगला प्रश्न है कि शब्द प्रेडिक्ट में के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। यदि इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से तीसरे स्थान पर निम्न से कौन सा अक्षर आएगा। अब प्रश्नानुसार अक्षर को बदलने पर क्या हो जाएगा, वो होगा ओ, क्यू, एफ, सी, जे, बी, एस होगा। अब वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कैसे हो जाएगा, बी, सी, एफ, जे, ओ, क्यू, एस होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यवस्थित समूह में दाएं से तीसरे स्थान पर अक्षर जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो ओ आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय 3:25 है तो वास्तविक समय क्या है। तो वास्तविक समय के लिए 11.60 से घटा देना है कितना, 3.25 से हो जाएगा 8:35। उपयुक्त स्थिति में 12 बजे अर्थात 11:60 से घटाकर प्रश्न का उत्तर हम निकालते हैं। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि 23 छात्रों की कक्षा में पारुल ने शीर्ष से 6ठा और सौम्या ने नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया है। कितने छात्रों का स्थान पारुल और सौम्या के बीच होगा, तो आंसर हो जाएगा ए, 0 छात्र होगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कुछ जल गंदे हैं। यहाँ पर जो है कुछ जल है जो क्या है, गंदे है, यहाँ पर हो जाएगा गंदे है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ जल नदियाँ हैं, कुछ जो जल है वो नदियाँ हैं, ये नदियाँ हो जाएगा, ये जल हो जाएगा और ये गंदे हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि सभी गंदे जो है वो मच्छर है, सभी जो गंदे हैं वो क्या है, मच्छर है, यहाँ हो जाएगा मच्छर है। तो आइए देखते हैं, कुछ जल मच्छर है, बिल्कुल सही। कुछ नदियाँ गंदे हैं, गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। कथन और निष्कर्ष का फिर प्रश्न है, गर्भावस्था में 37 सप्ताह से पहले जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की प्रीटर्म बेबी कहा जाता है। निष्कर्ष, गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को अपनी मां के गर्भ के बाहर की दुनिया में उपयुक्त ढंग से अनुकूलित होने में समस्याएं होती है। उन्हें कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताह तक की अवधि के लिए नवजात गहन देखभाल इकाई में रखे जाने की आवश्यकता होती है। दूसरा निष्कर्ष है, गर्भावस्था के 37 सप्ताह के बाद जन्म लेने वाले शिशुओं को पूर्णकालिक बेबी कहा जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो डी हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। प्री टर्म बेबी वैसे शिशुओं को कहते हैं जो गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जीवित जन्म लेते हैं। मुख्य रूप से इसी के बारे में जानकारी मिल रहा है। उपयुक्त कथन के आधार पर निष्कर्ष 1 नहीं निकाला जा सकता है और निष्कर्ष 2 के द्वारा पूर्णकालिक बेबी जैसे वैसे शिशु को कहा जाता है जो गर्भावस्था के 37 सप्ताह के बाद जन्म लेते हैं लेकिन वे भी पूरी तरह स्वस्थ होते हैं। यह कथन के आधार पर नहीं निकाला जा सकता है, अतः निष्कर्ष 1 और न ही 2 निकालना यानी पालन कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्य उत्तरदायी है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन। तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्य उत्तरदायी है। तंत्रिकाओं का प्राथमिक कार्य विद्युत रासायनिक आवेग का संचालन करना और सूचना संप्रेषित करना है। पेशीय ऊतक से जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है। तो युग्मक निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं।
ये गलत है। युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, कथन गलत है। प्रत्येक जीव एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है और प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी जिन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। वृषण एवं अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं और युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है? आंसर हो जाएगा सी, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा बेरी बेरी का एक लक्षण है। बेरी बेरी एक रोग है जो थायमिन, जिसे विटामिन B1 भी कहा जाता है, की कमी से होता है। थायमिन पाचन, चयापचय तथा तंत्रिका और मस्कुलोस्केलेटल प्रणालियों के कामकाज के लिए आवश्यक है। बेरी बेरी अक्सर उन लोगों में होता है जो ज़्यादातर सफ़ेद चावल या अत्यधिक परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार खाते हैं। बेरी बेरी का लक्षण है कि भूख में कमी, थकान, मांसपेशी पक्षाघात, मानसिक भ्रम। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो लेंस की क्षमता जो है P दिया हुआ है, कितना? 4 डायोप्टर दिया हुआ है। सूक्ष्मदर्शी में लेंस और नेत्र लेंस के बीच की दूरी D बराबर कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, यानी 0.25 मीटर। आवर्धन क्षमता M बराबर होता है 1 + D/F। तो 1 तो हो गया, प्लस D इंटू 1/F का हम P लिख सकते हैं, यानी DP लिख सकते हैं। 1 तो है, ये है। अब D कितना दिया हुआ है? 0.25। अब P कितना दिया हुआ है? 4। तो ये भी हो गया। तो 1 + 1 बराबर 2। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सी, 0 होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अगला है, एक लड़का 49 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर को टुकड़ा गिराता है। 1 सेकेंड के बाद वह उसी ऊंचाई से दूसरा टुकड़ा गिराता है। दोनों टुकड़ा जमीन पर साथ साथ पहुंचता है। दूसरे टुकड़े को किस वेग से गिराया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे कि ज़मीन पर पहुंचने में लगा समय T बराबर जो है वो वाट है। H बराबर होगा ½ G/T², यानी 49 बराबर ½ T²। बराबर होता है 98/9.8 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो T बराबर हो जाएगा √10, यानी 3.16। दूसरा टुकड़ा H बराबर क्या लगा देंगे? UT + ½ G/T², यानी ये 49 हो जाएगा। हाइट तो उतना है, U इंटू 3.16 -1 + ½ गुना 9.8 गुना 3.16 - 1 के स्क्वायर। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो U बराबर जो आएगा 12.10 मीटर पर सेकेंड आएगा। आंसर जो हो जाएगा कौन सा? वो A हो जाएगा। अगला है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या है? आंसर हो जाएगा A, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म एवं तीव्रगामी कणिकाओं के रूप में निकलता है और इस सिद्धांत के अनुसार सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक एवं विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अपवर्तनांक बराबर होता है sin I बटा sin R, आपतन कोण की ज्या बटा वर्तन कोण की ज्या। अगला प्रश्न है कि पाई बंधन एक किस प्रकार का बंधन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सहसंयोजक बंधन है। पाई बंधन जो है एक सहसंयोजक बंधन है। जब दो इलेक्ट्रॉन के संयोजन से बंध बनता है तो वहाँ एक पाई बंधन का निर्माण होता है। जब 3 इलेक्ट्रॉनों के संयोजन का बंध बनता है तो वहाँ 2 पाई और 1 सिग्मा का बंध का निर्माण होता है। सिंपल से समझ जाइए कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इस डबल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा होगा और 1 जो होगा वो पाई होगा। और अगर मान लिया कि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। अगला है, एक व्यापारी को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना देकर वह वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? हमें ये निकालना है। अब मान लीजिए कि अगर छूट प्रतिशत कितना है? 20% है तो लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत 12% है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, MP गुना 100 - 20% बराबर हो जाएगा CP गुना 100 + 12%, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी MP गुना 80% बराबर हो जाएगा CP गुना 112%। तो MP बटा CP बराबर हो जाएगा कितना? 112/80। तो लाभ परसेंट बराबर निकल जाएगा यहाँ पर 112 - 80 बटा कितना? 80 पे गुना 100,
ये कितना हो जाएगा 40%। यही हमारा लाभ परसेंट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। या इस तरह भी मान सकते हैं उसका अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है तो भी थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा। आंसर हो जाएगा इतना ही बी 40%। एक साइकिल सवार और एक जॉगर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है तो जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात क्या होगा। जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात अगर देखा जाए तो ये D/3 करता है दुगने टाइम में, कौन, जॉगर, और उसका अनुपात है D डिस्टेंस कितना, T टाइम में। जब इसे हल करेंगे तो D/6T अनुपात हो जाएगा D/T, यानी हो जाएगा 1/6 अनुपात 1 गुना 6, यानी हो जाएगा 1/6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा। tan 240 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 240 को लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा कितना, tan 60 डिग्री बराबर ये √3। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी √3। और ये किस फार्मूला से हुआ है, ये फार्मूला से हुआ है tan थीटा बराबर हो जाता है tan 180 डिग्री प्लस थीटा, इस फार्मूला से। नेक्स्ट है, नीचे दी गई तालिका में 6 वर्षों की 2 कंपनियों को C1 तथा C2 की आय को दर्शाती है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं। P में C1 की आय वर्ष Q में C2 की आय का 33.33%, वर्ष T में C1 तथा C2 की औसत आय 400। तो सबसे पहले कथन 1 से वर्ष P में C1 की आय कितना दिया हुआ है 750, और वर्ष Q में C2 की आय दिया हुआ है 250। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 750/250 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 300%। यह कथन जो है वो असत्य निकला क्योंकि 33.33% दिया हुआ है। अब कथन 2 में देखते हैं कि वर्ष T में C1 की आय कितना है 530 है, T में C1 की आय, और C2 की आय क्या होगा, C2 की आय है 270। तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा 530 प्लस 270/2 यानी 400। कह रहा है C का औसत आय 400, सॉरी अभिष्ट औसत होगा, परसेंटेज नहीं। अभिष्ट औसत बराबर कितना हो जाएगा 530 प्लस 270/2 400, यानी ये कथन जो है वो 400 आ रहा है, सत्य है। आंसर हो जाएगा सी, केवल सेकेंड कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट है, यदि x प्लस वाई बराबर 36 है तो x माइनस 27 के होल क्यूब प्लस वाई माइनस 9 के होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रश्न में कि x प्लस वाई बराबर जो है वो 36 है, तो x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हल करना है हमें किसका, x माइनस 27 के होल क्यूब प्लस वाई माइनस 9 के होल क्यूब। इसे और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस 27 प्लस वाई माइनस 9, x माइनस 27 के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 के होल स्क्वायर माइनस x माइनस 27 इंटू वाई माइनस 9, इतना लिख सकते हैं। इसे और सिंपल में लिखेंगे तो x प्लस वाई माइनस 36 x माइनस 27 के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 के होल स्क्वायर माइनस x माइनस 27 इंटू वाई माइनस 9 हो जाएगा। अब समीकरण 1 का जो मान है वो रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 गुना x माइनस 27 के होल स्क्वायर, यानी ये तो शुरुआत में ही 0 हो गया, तो आंसर जो हमारे पास होगा, जो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन बी। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस खाली स्थान में आयोजित की गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2011 में आयोजित की गई थी। भारत का पहला फार्मूला 1 रेस इंडियन ग्रैंड प्रिक्स ग्रेटर नोएडा के बोधा इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया गया था, और इसके विजेता थे सेबेस्टियन वेटेल, जो रेड बुल रेसिंग में जीत हासिल किए थे। नेक्स्ट है, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन निहित है। तो कथन क्या है, त्यौहार के मौसम के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए चेन्नई से पटना तक की एक नई हॉलीडे स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। यह सितंबर अक्टूबर के महीने में सभी बुधवारों को चलेगी। धारणा है, अपेक्षाकृत अधिक लोगों द्वारा सितंबर अक्टूबर में चेन्नई से पटना की यात्रा किया जाना संभावित है।
दूसरा, चेन्नई से पटना के बीच चलने वाली मौजूदा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल धारणा 1 जो है वो निहित है। 3 समूह बनाने के लिए केवल निम्नलिखित आंकड़ों में से प्रत्येक का उपयोग केवल एक बार करें। इस प्रकार तैयार किए गए 3 समूह कौन कौन से हो गए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1 और 3 जो है वो एक जैसा है, 2, 5, 4 जो है वो एक जैसा, और 6, 7 एक जैसा। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। पी, क्यू, आर, एस और टी में सबसे कम वजन किसका है? तो आइए देखते हैं। क्यू का वजन पी और एस से कम है तथा एस का वजन टी से ज़्यादा है। आर का वजन क्यू से अधिक है लेकिन टी से कम है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों जो है वो पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। अगला प्रश्न है, यहाँ प्रस्तुत तर्क कथन पर विचार करें और उसके आधार पर बताएं कि नीचे दी गई पूर्वधारणाएं में कौन सा इसमें अंतर्निहित है। तर्क कथन है कि शीर्ष की एक टेलीविज़न कंपनी ने अपने नए एलईडी टीवी उत्पाद पर 50% छूट देने का ऐलान किया है। पूर्वधारणाएं, एलईडी टीवी की बिक्री बढ़ सकती है, कंपनी एलईडी टीवी की शीर्ष विक्रेता बन जाएगी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर्फ पूर्वधारणा 1 है जो अंतर्निहित है। आकृति का चयन कीजिए जो शेष आकृतियों से भिन्न हो। सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। डी में शेष आकृतियों से भिन्न है क्योंकि विकल्प डी को बॉक्स में 4 वर्ग और 4 वृत्त है, जबकि अन्य सभी में 4 वर्ग और 5 वृत्त है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का बाह्य विन्यास क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, NH2NP5। NH2NP5। पी ब्लॉक तत्व में धातु, अधातु एवं उपधातु सभी गुण पाए जाते हैं। पी ब्लॉक के यौगिक समान संयोजी होते हैं। पी ब्लॉक के यौगिकों में कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनशील होता है। पी ब्लॉक के यौगिक समानता अम्लीय होते हैं। एस उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन और डी उपकक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में किसका द्रव्यनांक अधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सी का, यानी कार्बन का द्रव्यनांक अधिक है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक या द्रव्यनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था में पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। और ये सिर्फ विकल्प में दिया हुआ है, उसके अनुसार द्रव्यनांक जो है वो सी का अधिक है। अगला है, बढ़ी हुई हृदय पर यानी हार्ट बीट को क्या कहते हैं? बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टेकीकार्डिया। बढ़ी हुई हृदय दर हार्ट बीट टेकीकार्डिया कहलाता है। यदि हृदय पर अनियमित होता है, जैसे कभी अचानक बढ़ जाना या अचानक घट जाना, एराइथीमिया कहलाता है। दिल की धड़कन को कम होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। शैवाल प्रस्फुटन निम्न में से किसका सूचक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुपोषण के कारण जल प्रदूषण का। यदि जल में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो जलीय जीवों की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है। इस घटना को सुपोषण, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। सुपोषण के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। सुपोषण के कारण जल में विलीन ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही मेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र, ये सही मेल है। अगला है, पार्श्व विभाज्योतक किसके लिए उत्तरदायी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो सी, पार्श्व विभाज्योतक मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में किसके लिए उत्तरदायी है? सही जवाब हो जाएगा ए, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरणों में वृद्धि का। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। इस परत की खोज टिंजरेंस टी बोर्ड द्वारा की गई थी। समताप मंडल के तापमान में वृद्धि इस मंडला में मौजूद ओजोन गैस द्वारा सौरथिक परावैंगनिक विकिरण तरंगों के अवशोषण तथा विरल घनत्व वाली हवा के कारण होती है। और जो है समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। नेक्स्ट है, 500 केजी द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गति ऊर्जा 64 किलो जूल है। इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान जो है वो कितनी है? तो द्रव्यमान है 500 केजी है और गति ऊर्जा जो है वो 64 किलो जूल है, यानी 64 जूल हो गया, 64,000 जूल। तो गति ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², यानी 64,000 बराबर हाफ गुना 500 गुना v²। यहाँ से v के मान निकालिएगा तो 16 मीटर पर सेकंड आएगा। आंसर हो जाएगा सी। अगला है, 891 का स्क्वायर और 892 का स्क्वायर के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? तो हो जाएगा a² माइनस b² के फार्मूला कर दीजिए अंतर करके, 892 माइनस 891 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 892 माइनस 891 इंटू
892 प्लस 891, तो ये हो जाएगा 1 गुना 1783 बराबर हो जाएगा 1783। तो अभिष्ट पूर्णांक जो आएगा कितना आएगा, तो 1783 माइनस 1 बराबर 1782। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आंकड़ा 8, 1, 8.1, 4.2, 6.8, 9.9, 7.5, 11.2, 10.8, 13.5 की माध्यिका ज्ञात करें। अब आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में सजा दीजिए। तो 4.2, 6.8, 7.5, 8.1, 9.9, 10.8, 11.2 और 13.5 में सजा दिए हैं। अब पदों की संख्या जो कितना है, n बराबर कितना है, तो ये 8 है। अब माध्यिका बराबर क्या होता है, n/2वां या n/2 + 1वां पद का माध्य होना, यानी चौथा और पाँचवा पद का, क्योंकि अगर यहाँ सम संख्या में है तो चौथा और पाँचवा पद का देखेंगे माध्य। तो चौथा पद कितना है 8.1 और पाँचवा है 9.9। चौथा ये है और पाँचवा ये है, दोनों का औसत निकाल दीजिए, 18/2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 9। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नांकित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया लाइन ग्राफ 4 कक्षाओं में लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। यदि कक्षा 1, 2 और 4 में लड़कों की कुल संख्या उन्हीं कक्षाओं में लड़कियों की कुल संख्या से 27 अधिक है, तो कक्षा 1, 2 और 4 में लड़कों की कुल संख्या जो है वो कितनी है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। कक्षा 1, 2 और 4 में लड़कों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 24 + 28 + 18 अब प्लस क्या हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 70 + 27 बराबर 97। आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन सी 97 हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि ए और बी द्विघात समीकरण x - m x - n बराबर k के मूल है, तो समीकरण x - a x - b बराबर -k के मूल क्या होगा। तो सबसे पहले x - m और x - n बराबर k को किस तरह लिख सकते हैं, x² - m + n इंटू x प्लस mn - k = 0। अब मूलों का योग a + b बराबर क्या होता है, -b/a, यानी माइनस m + n होगा बटा क्या हो जाएगा 1, यानी m + n होगा। मूलों का गुणनफल ab बराबर होगा c/a बराबर mn - k बटा 1, यानी mn - k हो जाएगा। अब कह रहा है x - a इंटू x - b बराबर क्या होगा, -k है। इसे और सिंपल करेंगे तो x² - ax - bx प्लस ab प्लस k बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ x² - x कॉमन ले लीजिए, a + b प्लस ab प्लस k = 0। अब मान रख देना, a + b का मान जो आया है मूलों का योग, और ये मूलों का गुणनफल जो आया है a इंटू b। जब मान रखिएगा तो ये हो जाएगा x² - x इंटू m + n प्लस mn - k प्लस k = 0। और जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा x - m इंटू x - n = 0 में x बराबर हो जाएगा m और क्या हो जाएगा n। आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, c हो जाएगा। नेक्स्ट है x + 1 इंटू x - 1 इंटू x² + 1 को सरल कीजिए। जब इसे सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 1 इंटू x² + 1 हो जाएगा। ये x² के पावर स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बराबर x के पावर 4 - 1। आंसर हो जाएगा डी। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्साहन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संसद संबंधित राज्य के प्रस्ताव पर विधान परिषद का सृजन या उत्साहन कर सकते हैं। नेक्स्ट है निबल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP एक निश्चित अवधि में देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में और घरेलू रूप से उत्पादित तैयार माल और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य यानी वित्तीय मूल्य है। अगला है दी गई श्रृंखला में कितने 8 ऐसे हैं जो अपने बाएं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होते हैं लेकिन दाहिनी ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो 5, 8, 8 ये होगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी।
उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, तीसरा नंबर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, दी गई आकृति जो सी है प्रश्न सी के स्थान पे आएगा। 83 नंबर प्रश्न है, एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। कथन ये है तो निष्कर्ष जो है ए ग्रेटर देन ई बिल्कुल नहीं होगा, बी लेस देन इक्वल देन ये भी नहीं होगा, दोनों असत्य है, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित आंकड़ों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करें ताकि 3 समूह बन जाए। इस तरह से बनाए गए 3 समूह कौन कौन होंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। गोल या अर्धगोल वाली आकृति जो है वो 1 3 5 है, त्रिकोण वाली आकृति 2 6 8 है और चौकोर वाली आकृति जो है 4 7 और 9 है। 5 विद्यार्थी ABCDE एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। A, B और E दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अगर यहाँ पर A है तो कह रहा है B और E के ठीक बगल में बैठा है। C D के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। C जो है वो D के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। C D के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। B C के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। B जो है वो C के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है। C और E के ठीक बगल में कौन बैठा है, आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। वाट या स्टेरेडियन निम्न में किसकी इकाई है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, विकिरण तीव्रता का। वाट या स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता की इकाई है। और ल्यूमिनस ऊर्जा का इकाई ल्यूमिनस सेकेंड है। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन है। नेक्स्ट है, प्रत्येक 10 ओम वाले 2 प्रतिरोधकों को समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है, फिर इस संयोजन को तीसरे 10 ओम के प्रतिरोधक और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है, तो परिपथ सर्किट में कितनी धारा करंट होगा। फिर यहाँ से एक रेसिस्टेंस और जोड़ा गया, उसके बाद यहाँ एक वोल्टेज जोड़ा गया, कितना 6 वोल्ट का, और ये 10 ओम के 2 प्रतिरोध है और ये 10 ओम का है। तो यहाँ से हमारे पास पहले निकालना है किसका, इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 10 गुना 10 बटा हो जाएगा 20, यानी 10 के 100 बटा 20, यानी ये 5 कितना आ जाएगा, 5 के बराबर। अब 5 और 10 जो है वो सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट टोटल कितना हो जाएगा, तो 15 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। अब उसमें कह रहा है कि V बराबर क्या हो जाएगा, I बटा R। I हमारे पास निकालना है, V दिया हुआ है कितना 6 वोल्ट, R दिया हुआ है 15, तो हो गया 0.4 एम्पियर जो है वो सर्किट में प्रवाहित होगा। आंसर होगा ए। बर्फ़ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान में वृद्धि का। बर्फ़ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन तापमान में वृद्धि की वजह से होता है। जल का रासायनिक समीकरण H2O है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, सबस्क्रिप्ट का। किसे, सबस्क्रिप्ट का। C12 के लिए MS वर्ड के सुपर स्क्रिप्ट विशेषता का उपयोग किया जाता है, और H2O को लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट का। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ A, B, C और D किसी भी तत्व या अणु को निरूपित करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, A प्लस बी ए बी। A प्लस बी ए बी रासायनिक अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है, कम्बिनेशनल रिएक्शन है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा धोबन सोडा के निर्माण के लिए उपयुक्त कच्चे पदार्थों का सही समूह को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ए, NaCl, NH3, H2O और CO2। सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट देता है, जो जल से अभिक्रिया द्वारा धोबन सोडा बनता है। फार्मूला होता है ये NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 बन जाता है NaSCO3 प्लस NH4Cl। अगला है, मादा एनफ्रीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेरिया। मादा एनफ्रीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। यह प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसमें जाड़ा लगकर ज्वर आता है। इसमें क्विनन या क्लोरोक्विन दवा का प्रयोग इलाज में किया जाता है।
इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? आंसर हो जाएगा सी, मेटाफेज का। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के मेटाफेज चरण का गठन करता है। समसूत्री विभाजन 4 अवस्था में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज। यदि 2x² + y² + 6x - 2xy + 9 = 0 हो तो 4x³ - y³ + x² का मान क्या होगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे ये हो जाएगा x² + y² - 2xy हो जाएगा प्लस x² + 6x + 9 = हो जाएगा 0। इसे और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा x + y के होल स्क्वायर प्लस x + 3 के होल स्क्वायर = 0। x - y के होल स्क्वायर बराबर 0 तो x बराबर y, x + 3 के होल स्क्वायर बराबर 0 तो x बराबर -3। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, यानी 2 हो गया। अब हमारे पास समीकरण 1 में कह रहा है क्या कि y बराबर जो हो जाएगा x है तो -3 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, आइए रख देते हैं 4x³ - y³ + x² y² दिया हुआ है। ये हो जाएगा कितना 4x³ - x³ + x² और x², यानी हो जाएगा 3x³ + x⁴। मान रख दीजिए 3 × -3 के होल क्यूब प्लस -3 के पावर 4। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -81 + 81 = 0। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है? माना कि लागत जो है वो 100 रुपया है, मूल्य जो मात्रा है वो कितना है 100 kg है। अब कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कुल जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 100 × 100 बराबर कितना होगा 10,000 रुपया। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना कर दिया है 140 रुपये पर kg। अंकित मूल्य जो कर दिया 40% बढ़ा के लिखा है, अंकित मूल्य कितना कर दिया 140 रुपया पर kg है। उसके बाद कहता है 70 kg का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब 70% सामान बेचा यानी 70 × 140 करेंगे तो ये 9800 रुपया आ गया। अब 30 kg को बेचा है कितने पे? जितना पे 40% की छूट देके, है ना। तो यानी 140 रुपया पहले कीमत था, उसमें 140 पे 40% छूट दे दिया है ना। तो ये हो गया कितना, तो ये है 30 तो हो गया, अब गुना ये आ जाएगा कितना 84, नहीं वो 84 रुपये बेचा यानी 2520 रुपया में बेचा। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया? टोटल विक्रय मूल्य हमारे पास कितना हो गया? एक तो 9800 में बेचा था 70 kg या 30 kg बेचा 2520 रुपया में, हो गया 12,320 रुपया। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? लाभ बराबर 12,320 माइनस 10,000 रुपया, यानी 2,320 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 2320 × 100 बटा कितना पे 10,000 पे। तो हमारे पास आ जाएगा कितना 23.2%। 23.2% ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धातु के एक पाइप की लंबाई 7.56 मीटर है। इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। यदि धातु के 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7.5 ग्राम है तो पाइप का वजन क्या हो जाएगा? तो पाइप का आयतन बराबर होता है क्या? पाई इंटू r² माइनस r², यानी हो जाएगा 22/7 गुना 2.5 के होल स्क्वायर माइनस 1.5 के होल स्क्वायर गुना 756। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9504 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दिया हुआ है 7.5 ग्राम, तो 9504 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 7.5 गुना 9504, यानी हमारे पास आ जाएगा कितना 71.2800 ग्राम, यानी 71.28 kg। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है 10,927 है। त्योहारों के मौसम के कारण
एक निश्चित प्रतिशत में छूट घोषित की गई। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है, उसे 10,927 पर बेचता है और 11.5% का लाभ बताता है। तो बताइए कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो वस्तु का जो है क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, वस्तु का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 10,927 गुना 100/111.5%, क्योंकि उस पर लाभ कमा रहे थे ना, तो ये हो जाएगा 9800 रुपया। तो दी गई छूट परसेंटेज बराबर हो जाएगा 10,927 माइनस 9800 में दिया था उसे, तो 10,927 पे निकाल देना है। तो आंसर हो जाएगा कितना, 10.3%। आंसर होगा ऑप्शन ए। 36 और 198 का महत्तम समवर्तक कितना होगा। तो सीधे जो है 36 को से भागा दे दीजिए 198 पर, 5 बार में से काटिए 180 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 18 आएगा, फिर से 36 से 2 बार में क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कट जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा सी 18 आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बॉस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी मेघालय। मेघालय राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगभग 200 साल पुरानी प्रणाली है। यह बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी के दोहन की एक प्रणाली है। एक बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली में 18 से 20 लीटर पानी बांस की पाइप प्रणाली में प्रवेश करता है, सैकड़ों मीटर तक पहुँचाया जाता है। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में ये मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत मास यानी मार्च अप्रैल में आता है। इसे गढ़वाल में फूल संग्रांद और कुमायूं में फूलदेई उत्सव कहा जाता है। यह था प्लेटफॉर्म में दिया गया रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा। धन्यवाद।